नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए दोस्तों, हमारा महारथी बैच चला हुआ था और महारथी बैच के अंतर्गत हमने सामान्य अध्ययन में भारतीय संविधान चलाया हुआ था। तो यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो हमने कहा था आपका खास तौर पे यूपी पुलिस को टारगेट करेगा, लेकिन यूपी पुलिस के साथ साथ जितने भी वनडे एग्जाम है, वो यूपीएसआई का हो, दिल्ली पुलिस हो या जितने भी और भी वनडे एग्जाम है, सभी के लिए ये समान रूप से उपयोगी होगी। तो अगर हम बात करें हमारा भारतीय संविधान में, हम संविधान का निर्माण देख रहे थे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, कैसा नहीं हुआ था। तो ये आज हमारी जो क्लास है ये तीसरे नंबर की क्लास है। इससे पहले संविधान में हम 2 क्लासेस और कर चुके। तो यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है, इससे पहले जो दोनों क्लास है, तो आप पहले उन्हें देखिए, उसके बाद आप इस तीसरी क्लास को देखिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यदि हम संविधान के निर्माण की बात करें तो हम उसमें पढ़ रहे थे कि संविधान का निर्माण किसने किया। तो हमने ये चीज़ें देखी थी कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। इसी के साथ बच्चों हमने कहा था कि संविधान सभा का निर्माण किसके कहने पे हुआ, तो कैबिनेट मिशन के कहने पे हुआ। कैबिनेट मिशन का गठन किसने किया था, तो क्लीमेंट एटली ने किया था बच्चों। तो उसके बाद हमने बच्चों ये भी बात कर ली थी कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे। इसी के साथ अगर हम बात करें बच्चों, तो हमने ये भी कहा था कि जो 389 सदस्य है वो कितने भागों में बटे हुए थे। ब्रिटिश भारत से कितने आए थे, 292। देसी रियासत से कितने आए थे, 93। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने आए थे, तो 4 आए थे। और उसके बाद हमने ये भी चीजें देख ली थी कि उनका निर्वाचन किस प्रकार हुआ था। तो हमने कहा था कि 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था। और उसी के साथ अगर हम 93 सदस्यों की बात करें तो 93 सदस्य ऐसे थे जो देशी रियासतों के द्वारा भेजे गए थे। उनका किसी प्रकार का जो निर्वाचन है, जो चुनाव है, वो नहीं हुआ था। उसके बाद हम संविधान सभा की बैठकों पर आगे थे। हमने पहली बैठक पढ़ी, हमने दूसरी बैठक पढ़ी, हमने तीसरी बैठक पढ़ी और हमने बात की थी तीसरी बैठक की कि जो तीसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को बच्चों। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के हमारा भारतीय संविधान की बन गई प्रस्तावना, और प्रस्तावना को आज भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये सारी चीजें बच्चों हमने क्रमबद्ध तरीके से कैबिनेट मिशन से चीजें पढ़ी थी। तो आप पहले पहली और दूसरी वीडियो देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो पे आइए। तो आज जो बच्चों हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे बच्चों संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। संविधान सभा में कई सारी कमेटी थी, कई सारी समिति थी, क्योंकि संविधान सभा एक बड़ा निकाय था। तो वो जो बड़ा निकाय था, हर कार्य संविधान सभा खुद नहीं कर सकती थी। तो उसने क्या किया कि संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उनको ही कई सारी कमेटियों में बांट दिया और हर कमेटी को एक अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। हर कमेटी को एक अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। तो अगर हम उसकी बात करें, अगर हम कमेटियों की बात करें, तो हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी बच्चों, वो थी हमारी प्रारूप समिति। सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी बच्चों, वो थी हमारी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जिसे कि हम बच्चों ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे बच्चों, वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसी कारण इस जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक की संज्ञा दी जाती है कि भारतीय संविधान का जनक कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कारण ये समिति थी आपकी, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमें पता है एक समिति थी जिसका नाम था संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ समिति के जो अध्यक्ष थे बच्चों, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो हमारे पास एक समिति और थी जिसका नाम था संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। तो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी थे बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू।
और इसी प्रकार बच्चों अगर बात करें तो हमारे पास एक महत्वपूर्ण समिति और थी जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुकी, उसका नाम था बच्चों झंडा समिति। झंडा समिति। अगर बच्चों हम झंडा समिति की बात करें, अगर बच्चों हम झंडा समिति की बात करें तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे बच्चों वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष थे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जो बच्चों झंडा समिति है इसको लेकर बच्चों में कई सारे कन्फ्यूजन है, कई सारे मतभेद हैं। कुछ किताबों में झंडा समिति के जो अध्यक्ष दिए गए हैं वो दिए गए हैं बच्चों आचार्य JB कृपलानी, जो कि गलत है। यूपी PCS का एग्जाम हुआ था और उसमें झंडा समिति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो आयोग ने जो सही आंसर माना था बच्चों वो माना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसी के साथ अगर आप आयोग का क्लेरिफिकेशन देखोगे तो उसमें साफ तौर पे कहा था कि JB कृपलानी का संबंध किसी भी प्रकार की झंडा समिति से नहीं था। तो झंडा समिति के जो हमारे अध्यक्ष हो गए वो कौन हो गए, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। इसी प्रकार अगर हम एक समिति की ओर बात करें तो हमारी एक थी मौलिक अधिकार समिति, ये हम बोल सकते हैं मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति। और बच्चों अगर हम मूल अधिकार समिति की बात करें तो मूल अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे बच्चों वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे बच्चों। इसी प्रकार बच्चों अगर हम बात करें तो हमारी एक समिति और हो जाएगी अल्पसंख्यक अधिकार समिति। अल्पसंख्यक अधिकार समिति। अल्पसंख्यक अधिकार समिति। तो बच्चों इसके भी जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब अगर हम अल्पसंख्यक समिति की बात करें कि अल्पसंख्यक समिति क्या थी क्या नहीं थी, तो जो अल्पसंख्यक समिति थी इसे यह तय करना था कि भारत में जो माइनॉरिटीज़ होंगी, जो भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक होंगे उनके क्या अधिकार होंगे, जो भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक लोग होंगे उन्हें नागरिक जो बहुसंख्यक समाज है उसके समान कैसा लाया जाएगा। अगर बच्चों हम अल्पसंख्यक की बात करें तो अल्पसंख्यक धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक वो होते हैं, मान लीजिए जो देश है, अगर किसी देश में उस धर्म को किसी धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 50% प्लस 1 है तो वो धर्म होगा उस देश में बहुसंख्यक, मेजोरिटी धर्म कहलाया जाएगा। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनकी आबादी लगभग 80% के आसपास है। तो हमारे देश में हिंदू जो समुदाय हो जाएगा वो हो जाएगा बहुसंख्यक, और उन्हें छोड़ के जो आपके मुस्लिम होंगे, ईसाई होंगे, ये आपके किस कैटेगरी में आ जाएंगे, किस श्रेणी में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे बच्चों आपके अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। इसी प्रकार बच्चों अगर हम एक समिति की और बात करें तो वो थी हमारी नीति निर्देशक तत्व समिति। नीति निर्देशक तत्व समिति। नीति निर्देशक तत्व समिति। अगर हम नीति निर्देशक तत्व समिति की बात करें तो बच्चों जो इसके अध्यक्ष थे वो थे आपके तेज बहादुर। बच्चों इसके जो अध्यक्ष थे वो थे तेज बहादुर स्प्रू। तो बच्चों इसके जो अध्यक्ष थे वो थे तेज बहादुर स्प्रू। तो इस प्रकार से देखोगे बच्चों तो इस संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, संघ समिति पंडित नेहरू, संघ संविधान समिति पंडित नेहरू, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, नीति निर्देशक तत्व समिति तेज बहादुर स्प्रू। तो बच्चों आपको ये जो चीज़ें हैं ये ध्यानपूर्वक समझनी है। और मैंने कहा था कि आपको जो GS के नोट्स हैं प्रॉपर, वो जो नोट्स प्रॉपर है अगर आप चाहे तो वीडियो को देख के खुद बना सकते हैं, क्योंकि मैं चीज़ों को क्रमवार तरीके से लेकर चल रहा हूँ। अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे तो आप नोट्स खुद भी तैयार कर सकते हैं। ये अगर आप नोट्स अपने आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको जो भी चीज़ें कराई जा रही है वो आपको PDF के फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो बात यह है कि ये PDF की फॉर्मेट में मिलेगी कहाँ पे, तो आपको ये चीज़ें मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे आपको जाके सर्च करना है तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट शामली।
तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट शामली के नाम से टेलीग्राम चैनल होगा, और उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको ये जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, आपको इनकी जो PDF है वहाँ पे आपको उपलब्ध होगी। तो बच्चों, ये हमने समिति पढ़ ली, हमने बात कर ली जो हमारी प्रमुख समिति थी जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। प्रारूप समिति की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, बात को समझिए। ये जितनी समिति बनाई गई, हर समिति को एक जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे संघ शक्ति समिति है, तो संघ शक्ति समिति को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, जो सेंटर होगे, उसके पास क्या क्या पावर्स रहेंगी, उसके पास क्या क्या अधिकार होंगे। इसी प्रकार संघ संविधान समिति की बात करें तो ये पंडित, इसके अध्यक्ष भी पंडित नेहरू थे। इसी प्रकार बच्चों झंडा समिति की बात करें तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हें यह तय करना था कि झंडे का आकार कैसा होगा, झंडे को फहराने के नियम क्या होंगे। और बच्चों ध्यान से समझने एक चीज़ है, ये जितनी भी समिति थी, इन सारी समितियों को अपनी जो रिपोर्ट सबमिट करनी थी वो करनी थी प्रारूप समिति के पास, ड्राफ्टिंग कमेटी के पास। यानी जितनी समिति, इन्हें जिम्मेदारी दी गई, ये अपने संबंधित जो भी इन्हें चीज़ें दी गई उस पर रिसर्च करेंगे, उसके बाद उन्हें फाइनल लिखेंगे, और लिखने के बाद सबमिट जो कराएंगे किसके पास कराएंगे, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति एक बार उसकी क्या करेगी, जांच करेगी। तो अगर प्रारूप समिति को ये लगता है कि हाँ चीज़ें ठीक है तो अच्छी बात है, और प्रारूप समिति उसमें उस रिपोर्ट में भी कुछ कमी या ज़्यादा करना चाहे तो प्रारूप समिति कर सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण समिति हमारी कौन सी होगी, प्रारूप समिति। तो अब हम प्रारूप समिति के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। अब हम प्रारूप समिति के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से बच्चों। तो अगर बच्चों हम प्रारूप समिति की बात करें, अगर बच्चों हम प्रारूप समिति की बात करें तो जो प्रारूप समिति थी हमारी, प्रारूप समिति में जो टोटल सदस्य थे वो थे हमारे 7। जो हमारी प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी में जो टोटल मेंबर थे बच्चों वो कितने थे, 7 थे। हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी में जो टोटल मेंबर हो गए बच्चों वो कितने हो गए, 7 हो गए। तो अब प्रारूप समिति को थोड़ा विस्तार से हम देखते हैं। तो हमने कहा प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो पहली बात तो ये कि जो प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो अगर हम गठन की बात करें तो जो प्रारूप समिति थी इसका बच्चों गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। तो प्रारूप समिति का जो बच्चों गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। उसके बाद अगर हम बात करें जो प्रारूप समिति थी, इसमें जो कुल सदस्य थे, जो बच्चों टोटल मेंबर्स थे वो कितने थे बच्चों, 7 थे। प्रारूप समिति में टोटल मेंबर कितने थे बच्चों, 7 थे। अध्यक्ष के बारे में हमने बता ही दिया कि अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर BR अंबेडकर थे। अब जो अन्य 6 सदस्य थे, जो अन्य सदस्य थे, अब हम उनके बारे में भी जो थोड़ा है पढ़ लेंगे, जो सदस्य कौन कौन थे। तो अगर हम सदस्यों की बात करें तो हमारा पहला क्लियर हो गया कि हमारे पहले सदस्य कौन थे, डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर, ये हो गए इस समिति के अध्यक्ष, ये हो गए इस समिति के अध्यक्ष हो गए। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम दूसरे व्यक्ति की बात करें तो हमारे प्रारूप समिति के दूसरे मेंबर थे N. गोपाल स्वामी, N. गोपाल स्वामी। और इसी के साथ बच्चों अगर हम तीसरे सदस्य की बात करें तो हमारे तीसरे मेंबर जो थे, तीसरे सदस्य हमारे कौन हो गए, N. गोपाल स्वामी, सॉरी दूसरे सदस्य हो गए N. गोपाल स्वामी। और तीसरे सदस्य की बात करें तो तीसरे सदस्य जो थे हमारे वो थे बच्चों अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो हमारे पहले कौन हो गए, डॉक्टर BR अंबेडकर, दूसरे कौन हो गए N. गोपाल स्वामी, तीसरे कौन हो गए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और इसी के साथ बच्चों चौथे सदस्य की बात करें तो हमारे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। जो हमारे चौथे मेंबर थे वो थे बच्चे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। हमारे जो चौथे मेंबर थे बच्चों वो थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला।
अगर 5वें मेंबर की बात करें बच्चों, तो जो हमारे 5वें मेंबर थे वो थे हमारे के.एम. मुंशी। कौन थे बच्चों? के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। और इसके बारे में बच्चों लिख सकते हो आप, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। अब बात यह आई कि जी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य का मतलब क्या है? तो बच्चों एकमात्र अगर कांग्रेसी सदस्य की हम बात करें तो मैटर ये है कि जितने व्यक्ति थे, बाद में तो आए कांग्रेस के टिकट पे थे। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर शुरुआत में जो कांग्रेस की विचारधारा थी उसके खिलाफ थे, लेकिन बाद में जब देश का विभाजन हो गया तो इन्हें पुणे सीट से जो है चुनाव जिताकर जो है संविधान सभा में भेजा गया। क्योंकि ये पहले जो विभाजन से पहले जो संविधान सभा में आए थे, ये आए थे पूर्वी बंगाल से। और पूर्वी बंगाल किसके हिस्से में चला गया था बच्चों? पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। तो पूर्वी बंगाल जब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर क्या है, जो भारतीय संविधान सभा थी उससे बच्चों क्या होगी? बाहर होगी। तो इनके पास एक ऑप्शन ये था, ये पाकिस्तान की संविधान सभा में जा सकते थे, लेकिन ये पाकिस्तान की संविधान सभा में नहीं गए। तो बाद में कांग्रेस के टिकट पे कांग्रेस के एक सदस्य थे एम. जैकर, पुणे से, उनका त्यागपत्र दिलवाया गया और उसके स्थान पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को खड़ा किया गया और वहां से चुनाव जिताकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे उन्हें संविधान सभा में भेजा गया। तो लेकिन ये जितने मेंबर थे इनमें जो शुरुआत से कांग्रेसी विचारधारा के थे, जो शुरुआत से ही कांग्रेसी विचारधारा के थे बच्चों, तो वो थे बच्चों हमारे के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम अगर बात करें छठे सदस्य की, तो हमारे छठे सदस्य थे बच्चों एन. माधवराव, एन. माधवराव, एन. माधवराव। बच्चों अगर हम एन. माधवराव की बात करें तो संविधान सभा में एक सदस्य थे बी.एल. मित्र, बी.एल. मित्र। तो बी.एल. मित्र जो थे तो उनका जो स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने जो प्रारूप समिति से अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि एन. माधवराव किसके स्थान पर आए थे? तो किसके स्थान पर आए थे बच्चों? तो बी.एल. मित्र के स्थान पे, बी.एल. मित्र के स्थान पे, बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे। और बच्चों इसी के साथ अगर हम बात करें सातवें हमारे सदस्य कौन थे, तो सातवें जो मेंबर थे बच्चों हमारे वो थे टी.टी. कृष्णामाचारी, टी.टी. कृष्णामाचारी। बच्चों यहाँ पे एक बात याद रखना, मैंने जो आपको संविधान का निर्माण पढ़ाया था शुरुआत में, तो मैंने आपको बताया था संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। इसी के साथ बच्चों मैंने बताया था कि द्वितीय उपाध्यक्ष कौन थे, तो मैंने द्वितीय उपाध्यक्ष की बात करी थी वी.टी. कृष्णामाचारी। और बच्चों ये कौन है? टी.टी. कृष्णामाचारी। तो ये भी बच्चों आए थे, संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था डी.पी. खेतान, डी.पी. खेतान के स्थान पर, डी.पी. खेतान के स्थान पर। सचिन एक बार ये देख, ये कट तो ना नीचे से, कट तो नहीं रहा था, सही है, ठीक है। तो बच्चों जो टी.टी. कृष्णामाचारी आए थे ये किसके स्थान पर आए थे? डी.पी. खेतान के स्थान पे। तो बच्चों आपसे पूछ सकता है इससे क्वेश्चन, ये 7 के 7 मेंबर, 7 और 2 जो ये थे, 9 के 9 जो सदस्य हैं ये आपके याद होना चाहिए। आपको 3 मेंबर इससे दे दिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दे दिया, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर दे दिया, सैयद मोहम्मद सादुल्ला दे दिया, और एक दे देगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो भैया बता वही पाएगा जिसके याद होगा। या 3 अदर मेंबर दे दिए, मान लीजिए एक दे दिया पट्टाभी सीतारामैया, एक दे दिया आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक दे दिया बच्चों आपको बाबू जगजीवन राम, और एक दे दिया के.एम. मुंशी। तो आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य प्रारूप समिति का हिस्सा था? तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? के.एम. मुंशी होगा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी होगा। तो बच्चों प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। कुल सदस्य कितने थे? 7 थे। अध्यक्ष कौन था? बी.आर. अम्बेडकर था। बच्चों अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बच्चों ने रटा रहता है कि वो कितने थे प्रारूप समिति में? 7 थे। नहीं, क्वेश्चन में बात कही गई उसे पहचानो। क्वेश्चन में कहा, वो कह रहा है कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या कितनी थी?
तो अध्यक्ष के अलावा पूछ रहा है, तो कितने बचे? 6 थे। तो आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है। ये नहीं कि जल्दबाजी में आप सीधा आंसर लगा दो, नहीं, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, समझो उसमें क्या चीज पूछी गई है। ठीक है, तो प्रारूप समिति में हमारे टोटल मेंबर कितने होंगे? 7 होंगे। तो अब जो देखिए बच्चों, जितनी समिति थी उन समितियों ने अपनी रिपोर्ट सबमिट किसके पास कराई? प्रारूप समिति के पास। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ बच्चों? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को हुआ। तो अब देखते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अब आगे घटनाक्रम समझते हैं। तो अगर हम आगे के घटनाक्रम की बात करें बच्चों, अगर हम आगे के घटनाक्रम की बात करें तो हमें पता प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 में। लगभग इसने 6 माह से भी कम समय लिया। और जो प्रारूप समिति थी इसने बच्चों 21 फरवरी 1948 को 21 फरवरी 1948 को संविधान के प्रारूप को देश के सामने रखा। संविधान के प्रारूप को देश के सामने रखा। संविधान के प्रारूप को देश के सामने रखा और जनता से उनके सुझाव मांगे। और जनता से उनके सुझाव मांगे। और जनता से उनके सुझाव मांगे। देखिए बच्चों, बात समझिए कि प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, 6 महीने से भी कम समय लिया और 21 फरवरी 1948 को संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया। भैया ये संविधान तैयार कर दिया एक प्रकार से, और वो देश की जनता के सामने रख दिया 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को प्रकाशित करा दिया देश की जनता के लिए। ये कहा कि जो भी पढ़ने का इच्छुक है वो पढ़ सकता है, और अगर उसे ऐसा लगता है कि इसमें हाँ कुछ सुधार की गुंजाइश है, इसके किसी अनुच्छेद में, किसी भाग में अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो वो अपना सुझाव संविधान सभा को भेज सकता था। और अगर संविधान सभा को ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ होनी चाहिए थी, हमने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, तो संविधान सभा उस चीज़ को ऐड भी कर सकती थी। अगर संविधान सभा को लगता है कि भाई हाँ जो व्यक्ति है उसके जो विचार है वो बहुत अच्छे हैं, तो लगभग 8 महीने का समय दिया गया देश की जनता को, और देश की जनता ने सुझाव दिए, अपनी टिप्पणी की। उन सभी सुझाव और टिप्पणी पे विचार करने के बाद जो ये प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति ने 26 अक्टूबर 1948 को 26 अक्टूबर 1948 को संविधान के प्रारूप को संविधान सभा के सामने रखा। संविधान के प्रारूप को संविधान सभा के सामने रखा। संविधान सभा के सामने रखा। अब यहां समझिए बच्चों, 21 फरवरी 1948 को रखा, देश के सामने, जनता को सामने प्रकाशित करा दिया। जनता ने अपने सुझाव दिए। सुझाव देने के बाद संविधान सभा ने 26 अक्टूबर 1948 को संविधान का प्रारूप था उसे अब रखा संविधान सभा के सामने। बच्चों संविधान सभा में हमने बताया था 389 व्यक्ति थे। 389 व्यक्ति थे। प्रारूप समिति में कितने थे? 7 सदस्य थे। ये 7 सदस्य ही निर्णय ले रहे थे। तो अब इन्होंने कहा कि भैया हमने अपना दिमाग लगा लिया पूरा। जितनी समिति थी उन समितियों ने अपना दिमाग लगा लिया। उन समितियों ने अपना दिमाग लगा लिया। देश की जो जनता थी उनके भी हमने सुझाव जान लिए, उनके विचार जान लिए, उन्होंने भी अपने दिमाग का प्रयोग कर लिया। अब हम इसे रख रहे हैं संविधान सभा के सामने। अब एक बार सब बैठेंगे और उस पर विचार करेंगे। अगर किसी को कोई आपत्ति होगी तो उसकी आपत्ति का निस्तारण किया जाएगा। तो मैंने लिखा कि प्रारूप समिति ने 26 अक्टूबर 1948 को संविधान के प्रारूप को संविधान सभा के सामने रखा।
और जब संविधान सभा के सामने रखा बच्चों, तो संविधान सभा ने बच्चों इसके कुल 3 वाचन किए। 3 वाचन करने का मतलब है इसको टुकड़ों में 3 बार तोड़ के पढ़ा गया, 3 बार तोड़ के पढ़ा गया। रखा गया सामने 26 अक्टूबर 1948 को, लेकिन जो वाचन शुरू हुआ बच्चों वो हुआ था 4 नवंबर 1948 से शुरू। तो 4 नवंबर 1948 से वाचन शुरू हुआ था। तो इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो आगे हम चीजों को समझते हैं कि वाचन क्या था क्या नहीं था। तो अगर हम आगे चीजों को लें, हम यहां पॉइंट डालकर लिख लें, संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप के कुल 3 वाचन किए थे। संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप के कुल 3 वाचन किए थे, कुल 3 वाचन किए थे। अब 3 वाचन करने का मतलब है, वाचन का मतलब होता है रीडिंग करना। अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाओगे और अगर वहाँ हिंदी में लिखा होगा तो हो सकता है आपको लिखा मिल जाए पुस्तकालय, पुस्तकालय एवं वाचनालय। पुस्तकालय का मतलब है उसमें वहाँ किताब है, और वाचनालय का मतलब है आप वहाँ पे वाचन कर सकते हो, बैठ के पढ़ सकते हो। तो कितने वाचन हुए भैया संविधान सभा के? 3 वाचन। तो अब हम देखते हैं प्रथम वाचन कब से कब हुआ। तो हमारा जो पहला वाचन हुआ था बच्चों वो हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। तो जो पहला वाचन चला बच्चों वो चला हमारा 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, सबसे छोटा वाचन था। इसी प्रकार बच्चों अगर हम दूसरे वाचन की बात करें, अगर हम सेकंड रीडिंग की बात करें, तो दूसरा वाचन होगा हमारा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक बच्चों जो हुआ वो हमारा हुआ दूसरा वाचन। और इसी के साथ बच्चों अगर हम तीसरे वाचन की बात करें, अगर बच्चों हम तीसरे वाचन की बात करें, तो बच्चों हमारा जो तीसरा वाचन हुआ था, बच्चों जो हमारा तीसरा वाचन हुआ था वो हुआ था हमारा 14 नवंबर 1949। 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो बच्चों हमारा जो तीसरा वाचन हुआ वो हुआ हमारा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ठीक है बच्चों, तो 1 सेकंड का गैप लेंगे पानी पीने के बाद, उसके बाद चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तो आइए बच्चों कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो अगर हम देखें हमारा पहला वाचन जो हुआ वो हुआ है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 से। दूसरा वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन जो हुआ हमारा वो हुआ है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 तक। तो अगर आप देखोगे तो सबसे लंबा जो वाचन चला वो हमारा चला दूसरा वाचन। और इसी प्रकार बच्चों अगर आप देखोगे हमारा जो सबसे छोटा वाचन चला, तो हमारा सबसे छोटा वाचन जो रहा वो रहा हमारा पहला वाचन। अब हमारा तीसरा वाचन जो था तीसरा हो गया। ठीक है, जो हमारा तीसरा वाचन था बच्चों वो हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। बच्चों इस तारीख पे ध्यान दीजिए, तीसरा वाचन जो खत्म हुआ है वो कब हुआ है? 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949।
और आपको बच्चों पर इस चीज़ की जानकारी होगी, इसमें भारतीय संविधान पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ था। तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था बच्चों 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था भारतीय संविधान बनकर तैयार? 26 नवंबर 1949 को। तो जब 26 नवंबर 1949 को ये अंतिम वाचन हुआ ना, तो इसी दिन ये चीज़ फाइनल होगी कि भैया अब यही भारत का संविधान होगा। अब हमें इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इन फ्यूचर अगर कोई चेंज करने की आवश्यकता होगी तो वो चेंजेस कर लेगी हमारे देश की संसद। हमारे देश की संसद इन फ्यूचर अगर कोई चेंज करने की आवश्यकता होगी तो संसद चेंज कर लेगी। तो याद रखना बच्चों, भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हो गया? तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो अब देखते हैं संविधान बनकर तैयार हो गया, अब उससे आगे की चीजें देखेंगे। अब बच्चों हाँ देखिए, मैं यहाँ पे पॉइंट डालकर लिख रहा हूं 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया। और इसी दिन इसे आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया। तो भारतीय संविधान बच्चों बनके तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन इसे आंशिक रूप से लागू भी कर दिया। आंशिक रूप से लागू करने का मतलब है इसका कुछ अंश, कुछ हिस्सा, कुछ भाग इसी दिन लागू कर दिया। और अगर हम आंशिक रूप की बात करें तो बच्चों आंशिक रूप से जो लागू हुए थे वे हुए थे आपके 15 अनुच्छेद। बच्चों 15 अनुच्छेद ऐसे थे जो इसी दिन आंशिक रूप से क्या हो गए? लागू हो गए। हमारे 15 अनुच्छेद ऐसे थे बच्चों जो इस आंशिक रूप से लागू हुए। अब बच्चों वो 15 अनुच्छेद क्रम से नहीं थे। अनुच्छेद 5, 6, 6 थे, 7 थे, 8 था, 9 था, 60 था, 324 था, यानी कि जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो लागू किए गए आपके। बस आप सीधा याद रखिए कि कितने अनुच्छेद लागू हुए थे बच्चों? 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। तो भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हो गया बच्चों? 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन इसे बच्चों कर दिया आंशिक रूप से लागू कर दिया। यानी इसका जो कुछ अंश था, कुछ हिस्सा था, कुछ भाग था, वो क्या कर दिया बच्चों? लागू कर दिया। अब इससे अगर आगे की बात करें बच्चों हम, तो इससे आगे की अगर बात करें तो एक डेट और आती है हमारी, एक तारीख और आती है, महत्वपूर्ण तारीख। और बच्चों वो तारीख जो है वो है 24 जनवरी 1950। बच्चों 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। जो संविधान सभा की लास्ट मीटिंग हुई, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई बच्चों, वो कब हुई? 24 जनवरी 1950। देखो संविधान बनके तैयार हो रहा हमारा 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अंतिम बैठक हमारी कब हो रही है? 24 जनवरी 1950 को। महत्वपूर्ण तिथि है बच्चों, महत्वपूर्ण तारीख है। जैसे हमने पढ़ा था पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और जो हमारी अंतिम बैठक हो रही है बच्चों वो कब हो रही है? तो वो हो रही है बच्चों हमारी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हमारी अंतिम बैठक हो रही है, अंतिम बैठक हो।
तो अगर हम बात करें बच्चों कि 24 जनवरी जो 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, इसमें सदस्य कितने आए थे बच्चों? तो इसमें बच्चों मेंबर आए थे 284 सदस्य। 284 सदस्य आए थे बच्चों आपकी अंतिम बैठक में। हमने बताया था कि जो हमारी पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक में बच्चों कितने मेंबर आए थे? 211 मेंबर आए थे। और अंतिम बैठक में कितने मेंबर आ रहे बच्चों? 284 मेंबर आ रहे। 284 मेंबर उपस्थित थे। लेकिन साथ ही बच्चों एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, हमने कहा था कि जो पहली बैठक में 211 मेंबर आए थे वो कितने में से आए थे? 389 में से आए थे, 389 में से आए थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो कितने सदस्य थे बच्चों? 389 थे। लेकिन बच्चों वो जो पहली बैठक हुई थी, ध्यान से समझना, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और 9 दिसंबर 1946 को अगर बात करें तो भारत उस समय अविभाजित था, यानी भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। जो आज का पाकिस्तान है और जो आज का बांग्लादेश है, इस हिस्से से भी संविधान सभा में सदस्य आए थे। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हो गया, बंटवारे के साथ ही संविधान सभा का भी बंटवारा हो गया। तो जब वो संविधान सभा का बंटवारा हो गया तो जो 389 सदस्य थे उनकी संख्या घट के कितनी रहेगी बच्चों? 299 रहेगी। 299 रहेगी। यानी बच्चों आप कह सकते हो कि ये जो 284 सदस्य आए थे संविधान सभा के, ये जो 284 सदस्य आए थे बच्चों संविधान सभा के, ये कितने में से आए थे? तो ये कितने में से आए थे बच्चों? तो हम एक नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट डाल कर बच्चों लिख सकते हैं, विभाजन के बाद, विभाजन के बाद, विभाजन के बाद संविधान सभा में, विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। 299 रह गई थी, जबकि पहले बच्चों कितनी थी? 389 थी। अब हमारी घट के कितनी रह गई? 299 रह गई, जिसमें ब्रिटिश भारत, जिसमें ब्रिटिश भारत से 229 तथा, जिसमें ब्रिटिश भारत से 229 तथा देसी रियासत से 70 सदस्य आए थे। 70 सदस्य आए थे। देसी रियासत से 70 सदस्य आए थे। जबकि बच्चों विभाजन से पहले की अगर बात करें तो कुल ब्रिटिश भारत से कितने थे? 292 और 4 देशी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र वाले, तो कितने हो गए थे? 296। तो अब कितने रह गए? 229। देशी रियासत से उस समय कितने थे? 93। और अब कितने रह गए बच्चों? कुल मिला के 70 ही रह गए। तो यहाँ ध्यान से समझिए, अगर क्वेश्चन पूछता है अगर क्वेश्चन पूछता है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, आंसर होगा 389। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है पुनर्गठन के बाद या विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, तो आंसर होगा आपका 229 प्लस 70 यानी कि 299। तो जो अंतिम बैठक हुई, अंतिम बैठक में कितने मेंबर आए? 284 सदस्य आए। कितने में से आए? 299 में से आए। जबकि जो पहली बैठक हुई थी उसमें कितने आए थे? 211 आए थे। कितने में से आए थे? तो 389 में से आए थे बच्चों। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये अंतिम बैठक हुई थी, इसी दिन संविधान की जो बुक तैयार हुई थी, पुस्तक तैयार हुई थी, उस पे हस्ताक्षर भी किए गए। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान की जो पुस्तक है उस पे कितने लोगों के हस्ताक्षर है, तो कितने लोगों के हस्ताक्षर हो जाएंगे? 284 के। क्योंकि 284 सदस्य उपस्थित थे तो हस्ताक्षर कितने के होंगे? 284 के ही होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम चीजों को आगे समझते हैं थोड़ा सा इससे कि जो साइन किए गए बच्चों, जो हस्ताक्षर किए गए वो कितने लोगों ने किए? तो जो हस्ताक्षर किए बच्चों वो किए आपके 284 लोगों ने। हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए बच्चों?
तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो अब हस्ताक्षर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो मैं यहां पॉइंट लिख रहा हूं, 284 सदस्यों ने 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान पर हस्ताक्षर किए। और बच्चों दूसरी बात यह है कि जो हस्ताक्षर हुए, ये हस्ताक्षर 3 प्रति पे हुए थे। 3 प्रति तैयार की गई थी संविधान की, तो 3 प्रति पे हस्ताक्षर हुए थे। यह हस्ताक्षर 3 प्रतियों का मतलब है बच्चों कॉपी। 3 प्रतियों, यह हस्ताक्षर 3 प्रतियों पर किए गए। यह हस्ताक्षर 3 प्रतियों पर किए गए। वो 3 प्रति कौन कौन सी थी? तो नंबर 1 था इंग्लिश, कि जो ओरिजिनली भारतीय संविधान लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया बच्चों? इंग्लिश में लिखा गया। और उसी के साथ अगर हम बच्चों दूसरी कॉपी की बात करें तो दूसरी कॉपी थी बच्चों इंग्लिश विद डिजाइन। इंग्लिश विद डिजाइन। और बच्चों अगर तीसरी कॉपी की बात करें तो बच्चों वो थी हिंदी, जो आपकी अनुवादित थी, ट्रांसलेशन किया गया था। तो कितनी कॉपी पे हस्ताक्षर हुए? 3 पे। इंग्लिश पे, जो ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा गया था, इंग्लिश विद डिजाइन पे, और इसके साथ किस पे? हिंदी पे। तो ये हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए? 284। ये अंतिम बैठक में कितने सदस्य आए थे बच्चों? 284 सदस्य ही आए थे। अब बच्चों हम जो अंतिम बैठक थी हुई थी 24 जनवरी 1950 को ही। इस दिन और भी कई सारे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए थे, तो एक बार उन महत्वपूर्ण घटनाक्रम को भी हम जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें इसी दिन यानी कि 24 जनवरी को ही, 24 जनवरी 1950 को ही, 24 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ? एक तो संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी, दूसरा जो हमारा राष्ट्रगान है, आपका जो हमारा जनगण मन है, जो हमारा जनगण मन है, इसे राष्ट्रगान के रूप में, इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। और बच्चों 24 जनवरी 1950 को ही जो हमारा वंदे मातरम है, वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम को कहीं के रूप में बच्चों राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। और बच्चों 24 जनवरी 1950 की ही बात करें, अगर 24 जनवरी 1950 की ही बात करें तो हमारे जो पहले राष्ट्रपति हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया गया। यानी एक आम सहमति बनाई गई कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारे राष्ट्रपति होंगे। तो ये सारे महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम हुए बच्चों, ये कब हुए? तो ये हुए हमारे 24 जनवरी 1950। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें, जो हमारी नेक्स्ट तारीख थी वो थी हमारी 26 जनवरी 1950 बच्चों। 26 जनवरी 1950। तो बच्चों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान को
पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है बच्चों, तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा जो भारतीय संविधान है इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया था बच्चों। आंशिक रूप से लागू कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था बच्चों। तो बच्चों ये हमारे भारतीय संविधान का निर्माण का प्रोसीजर था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया, जबकि संविधान बनकर तैयार हो गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को। तो जो 2 महीने का गैप आया, ये 2 महीने का अंतराल आया, ये अंतराल क्यों आया बच्चों, ये अंतराल क्यों आया, ये अंतराल क्यों आया है, इसके विषय में जो बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगर किसी बच्चे को ये पता होगा कि अंतराल क्यों आया, तो उसके लिए होमवर्क है, वो कमेंट करके ये बताएगा कि ये जो अंतराल आया था ये 2 महीने का, ये क्यों आया था, वो क्या कारण था कि संविधान पूरा तैयार होने के बावजूद भी उसे 2 माह तक रोक के रखा। तो जिस बच्चे को इसके बारे में पता होगा वो कमेंट के द्वारा जो है बताएगा, जिसका जो कमेंट सही होगा उस पर जो है मैं रिप्लाई करूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज से ध्यानपूर्वक देखिए इस वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।